सातवीं कक्षा के बच्चों, आज इतिहास की कक्षा में हम 11वां पाठ राष्ट्र रक्षक मराठी ये पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। राष्ट्र रक्षक मराठी, जैसा कि नाम से ही है, राष्ट्र की रक्षा करने वाले मराठे। मराठे कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। आज हम देखेंगे, वही पिछले पाठों में भी हमने देखा है, महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और 10वें पाठ के अंत में हमने बाजीराव की मृत्यु के विषय में देखा था कि किस तरह से ईरान का जो शासक नादिर शाह है उसने भारत पर आक्रमण किया और शाहू महाराज के आदेश पर बाजीराव विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा था। लेकिन जब वो बुरहानपुर, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वो बॉर्डर एरिया में आता है, महाराष्ट्र में ही है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये स्थित है। तो बुरहानपुर तक जब वो पहुंचा, तब तक नादिर शाह जो है वो दिल्ली में लूटपाट मचा करके और धन संपत्ति को लेके वह वापस ईरान की ओर लौट गया था। और इसी बीच बहुत ही छोटी सी बीमारी के चलते 1740 में नर्मदा के तट पर रावरखेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक हमने 10वें पाठ में देखा था। अब बाजीराव की मृत्यु जो थी वो मराठा शक्ति के लिए, मराठा सत्ता के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि बाजीराव एक बहुत ही उत्तम सेनानी था और अपनी वीरता और पराक्रम से उसने उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया था। अगर वो जीवित होते तो मराठों का इतिहास शायद कुछ और ही होता। लेकिन बाजीराव की मृत्यु के पश्चात शाहू महाराज ने, जो छत्रपति शाहू महाराज थे उस वक्त, उन्होंने उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें लोग प्यार से नाना साहब भी कहते थे, उन्हें पेशवा का पद दिया, पेशवाई के वस्त्र उन्हें दिए। और इसी बीच में नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो दिल्ली में अस्थिरता उत्पन्न हुई थी, देखिए दिल्ली में अस्थिरता यानी उस वक्त भी जब महाराष्ट्र में छत्रपति शाहू महाराज थे, उस वक्त भी भारत के अधिकतर हिस्सों में जो थे मुग़लों का शासन था और औरंगज़ेब के बाद कोई भी एक मजबूत मुग़ल शासक नहीं हुआ। इसकी वजह से जो मुग़ल सत्ता थी, जिसका केंद्र दिल्ली में था, वहाँ पे अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में नाना साहब ने उत्तर भारत में मराठों की सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया और इसी कालावधि में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के साथ जंग छेड़ दी थी। और इस पाठ में हम इन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर में स्थिति कैसी थी। उत्तर में यानी उत्तर भारत में जितने भी राज्य थे, उत्तर भारत में जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सब क्षेत्र जो है वो उत्तर भारत का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर वो भी उत्तर में ही है। तो ये उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में अयोध्या प्रांत ये जो है, आप जानते हैं पहले जो था अलग अलग प्रांत थे, जैसे बंगाल प्रांत था, अयोध्या प्रांत था, मथुरा का एक इलाका अलग था, दिल्ली, और इन सभी छोटे छोटे जगहों पे जो थे वहाँ के नवाब या सूबेदार वो लोकल राजा के तौर पे जैसे काम करते थे, छोटे छोटे राज्य थे। तो अयोध्या प्रांत की पश्चिमोत्तर दिशा से सटे हिमालय के तलहटी वाले प्रदेश को 18वीं शताब्दी में रुहेलखंड कहते थे। 18वीं शताब्दी मतलब 1801 से लेके 1900 तक का जो ये कालखंड है, सॉरी 1701 से लेकर के 1800 तक का जो कालखंड है वो 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में जो है रुहेलखंड उस इलाकों को कहा जाता था। अब ये रुहेलखंड क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस प्रदेश में अफ़गानिस्तान से आए हुए पठान जो है वो यहाँ पे स्थायी रूप से बस गए थे और इन पठानों को रुहेला कहा जाता था। इसलिए जिस क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहने लगे थे, उस क्षेत्र को भी रुहेलखंड कहा जाने लगा। अब इस क्षेत्र में जो हिमालय की तलहटी वाला हिस्सा कह रहे हैं, वहाँ पे गंगा और यमुना, आपको मालूम है गंगा जो है आज के उत्तराखंड में गंगोत्री नामक स्थान से, और यमुना जो है वो यमुनोत्री नामक स्थान से इनका उद्गम है, और ये दोनों ही क्षेत्र जो है वो आज के उत्तराखंड में है। तो एक तरह से मान लीजिए आज के उत्तराखंड में ये जो हिमालय के तलहटी वाला हिस्सा है, वहाँ पे ये रुहेली जो है वो बस गए थे, जो कि अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, पठान थे, और उस क्षेत्र में इन्हें रुहेला कहा जाता था, इसलिए उस क्षेत्र को रुहेलखंड कहा जाने लगा। गंगा यमुना नदियों के दोआब प्रदेश में इन रुहेलों ने उत्पात मचा रखा था। गंगा यमुना ये दोनों नदियाँ, दो आब का मतलब ये क्या होता है? दो यानी आपको मालूम ही है दो, और आब का मतलब होता है नदी।
यानी जहाँ दो नदियों के बीच का प्रदेश दोआब प्रदेश कहलाता है। तो ये प्रदेश जो था वो बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए वहाँ पे रोहेले किसी को बसने नहीं देते थे। रोहेलों ने इन क्षेत्रों में जो लोकल लोग, जो स्थानीय लोग पहले से बसे हुए थे, उनका जीना हराम कर रखा था। तो इनका दमन करने के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंत्रित किया और मराठों ने भी उनके आमंत्रण पे रोहेलों का दमन किया, भगाया वहाँ से रोहेलों को। इसी बीच देखो अफ़गानों से संघर्ष। अब इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया, जो पठान थे वो मराठों के दुश्मन हो गए। अफ़गानों से आगे चल के संघर्ष सुनिश्चित हो गया। इसी बीच अफ़गानिस्तान का जो शासक था वो था अहमद शाह अब्दाली। उसे भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था। ईस्वी सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। अब देखो आज का जो पंजाब हम कहेंगे तो पंजाब इतना छोटा नहीं है। आपको मालूम है जिस वक्त के भारत की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये जो पाकिस्तान है वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो जो ये पंजाब क्षेत्र है ये बहुत बड़ा प्रांत है। एक तरह से देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा प्रांत था। ये तो बंटवारे के बाद आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है और आधा पंजाब जो है वो भारत में है। तो जब हम 18वीं शताब्दी के पंजाब की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि जो हमारे देश में पंजाब है वो और प्लस उतना ही आधा हिस्सा मान लीजिए आप पाकिस्तान में भी है पंजाब का, जहाँ पे मुल्तान, सिंध ये क्षेत्र भी उसी के आसपास हैं। मुल्तान प्रदेश जो है वो पंजाब प्रांत का ही हिस्सा है पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका ही हिस्सा है मुल्तान। आगे हम उसके बारे में देखेंगे। ईस्वी सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया और उस समय मुग़ल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए मुग़ल सत्ता के पास कोई भी मजबूत शासक न होने के कारण किसी के भी आक्रमण से वो सत्ता जो है वो हिल जा रही थी और ऐसे में उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ रही थी और मदद के लिए फिर वो मराठों के पास जा रहे थे, क्योंकि मराठे जो थे उनकी शक्ति को तब तक मुग़ल सत्ता अच्छे से उसका लोहा मान चुकी थी। मुग़ल शासक को मराठों के सामर्थ्य और ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर कोई दूसरी सत्ता में ये सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मुग़लों को लगता था। मुग़ल शासक ने ईस्वी सन 1752 के अप्रैल महीने में मराठों के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार मराठों ने रोहेले, जाट, राजपूत, अफ़गान इन सभी शत्रुओं से मुग़ल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया और इसके बदले में मराठों को मुग़ल सत्ता ने नगद राशि देना स्वीकार किया। इसके अलावा पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रोहेलखंड, जैसा कि मैंने बताया पंजाब जो कि आधा पाकिस्तान में है आधा इंडिया में है आज की डेट में, लेकिन पहले ये पंजाब काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। मुल्तान जो है इसी पंजाब का हिस्सा है, आज ये पाकिस्तान में है क्षेत्र। राजपूताना मतलब राजस्थान वाले इलाके में जितने राजा लोग थे वो राजपूत राजे। सिंध ये क्षेत्र जो है आज के पाकिस्तान में है, सिंध नदी के आसपास में बसा हुआ क्षेत्र। और रोहेलखंड जो है जैसा कि हमने देखा गंगा यमुना के दोआबे में बसा हुआ जो क्षेत्र था वो रोहेलखंड। तो मराठों ने मुग़लों का जो सहायता है वो किस शर्त पे करना स्वीकार किया, इसके बदले में पहले तो मुग़ल सत्ता उन्हें नगद राशि देने वाली थी और इसके अलावा उन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध, रोहेलखंड इन इलाकों से चौथ वसूलने का अधिकार मिलने वाला है। चौथ का मतलब क्या होता है, उस इलाकों से जो भी लगान या जो भी उपज होगी उसका चौथाई हिस्सा वो मराठों को उसका मिलने वाला था। इसके साथ ही साथ अजमेर और आगरा प्रांत की सूबेदारी, आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है और अजमेर जो कि राजस्थान का हिस्सा है आज के, तो इन प्रांतों की सूबेदारी भी दी गई। अब इस समझौते के अनुसार छत्रपति की ओर से पेशवा ने, छत्रपति मतलब कौन है, शाहू महाराज, उनकी ओर से पेशवा नाना साहब पेशवा यानी बालाजी बाजीराव जी, उनकी तरफ से उन्होंने शिंदे और होलकर की सेनाओं को दिल्ली की रक्षा करने के लिए रवाना किया। मराठे दिल्ली की ओर निकल गए और जैसे ही ये समाचार अहमद शाह अब्दाली को मिला वो अपने देश को लौट गया। मराठे पड़ाव दर पड़ाव पार करते हुए दिल्ली पहुँचे। मराठों के कारण ही अब्दाली का संकट टला, यह मानकर मुग़ल शासक ने उन्हें मुग़ल सूबों की चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया और इन सूबों में काबुल, कंधार, पेशावर को भी शामिल किया। देखो काबुल और कंधार ये आज के अफ़गानिस्तान में है और पेशावर ये आज के पाकिस्तान में है। तो इन इलाकों का भी ये सूबा भी है, ये उनको यहाँ का भी चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को दिया। ये सूबे पहले अब्दाली के हिस्से में थे, लेकिन अब ये सूबे पहले मुग़ल साम्राज्य के हिस्से में थे, लेकिन अब वे हिस्से अब्दाली के पाकिस्तान में थे उस समय। तो समझौते के अनुसार ये सूबे अब्दाली से जीतकर पुनः मुग़ल साम्राज्य में जोड़ना मराठों का कर्तव्य था।
क्योंकि अगर वो उसे जोड़ देंगे तो उन इलाकों से भी चौथ वसूलने का अधिकार उन्हें मिल जाएगा। और इसके उल्टे कम से कम पंजाब तक का प्रदेश अफ़गान के अधिकार में लाएं, ये अब्दाली की इच्छा थी। देखो, मुग़ल और मराठे अपनी तरफ से सोच रहे थे, अब्दाली अपनी तरफ से सोच रहा था। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के विपरीत सोच रहे थे और इसलिए आज नहीं तो कल मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल था। नाना साहब पेशवा का भाई रघुनाथ राव, जयाप्पा शिंदे और मल्हार राव होळकर, इन्हें साथ लेकर उत्तर भारत में अब्दाली से युद्ध करने के अभियान पर निकला। उत्तर भारत के स्थानीय सत्ताधारियों के दृष्टिकोण में दक्षिण के मराठे उनके प्रतिस्पर्धी थे। देखो, उस वक्त जितने भी छोटे छोटे राजा थे, चाहे वो राजपुताना के हो, उसके अलावा जो थे जो भी कन्नौज के जैसे राजा जो थे, चौहान जो थे या जो राजपूत थे, इन सब के लिए मराठे जो थे वो एक तरह से चुनौती थे। उन्हें लग रहा था कि मराठों को अनावश्यक बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं मुग़ल शासक, और वो एक तरह से उन्हें ये भय भी लगने लगा था कि कहीं आगे चल के मराठे उनकी सत्ता को भी हड़प ना कर लें। तो जो भारत के उस वक्त के स्थानीय राजा थे वो एक तरह से मराठों के प्रति बहुत ही विपरीत दृष्टिकोण रख रहे थे और वो उनकी बिल्कुल भी मदद करने के इच्छुक नहीं थे। मराठों के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मराठों की सहायता करने की बजाय, इसलिए जब लड़ाई हुई, पानीपत की जब लड़ाई हुई, तो मराठों के दृष्टिकोण को समझने की बजाय उन्होंने मराठों की सहायता करने की बजाय तटस्थ रहे वो लोग। मराठों की मदद उन्होंने नहीं की और इसलिए भी पानीपत की लड़ाई में मराठों की बुरी तरह से हार हुई। दिल्ली दरबार में मराठों का वर्चस्व और उनका हस्तक्षेप इन राजाओं को स्वीकार नहीं था, लेकिन फिर भी पानीपत की लड़ाई में जो सैनिक घायल हुए, मराठी सैनिक जो घायल हुए, उनके इलाज में सूरजमल जाट, रानी किशोरी, इन सब ने बहुत ज़्यादा मदद की। साथ ही उत्तर के कुछ कट्टरपंथी मराठों को परधर्मीय के रूप में देखते थे। कुछ कट्टरपंथी राजा ऐसे थे जो अपने आप को बहुत ऊंच मानते थे धर्म के मामले में, और मराठों को जो है थोड़ा हीन मानते थे, छोटा मानते थे। तो उन्होंने भी मराठों के अब्दाली के साथ लड़ाई के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया और इसके विपरीत मराठों का वर्चस्व कम हो, इसलिए उन्होंने अब्दाली से आग्रह किया कि वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करें। वे ऐसी अपेक्षा करते थे कि अब्दाली मराठों को पराजित कर दक्षिण में नर्मदा के पार खदेड़ देगा। देखो, यहाँ ये हमें पता चल रहा है कि आगे चल के जब अहमद शाह अब्दाली और पानीपत की जब लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में मराठों की हार क्यों हुई, उसके कारण हमें स्पष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग इन सारे मुद्दों को आगे के लिए भी ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम आगे इन मुद्दों को स्पष्ट करेंगे तो आप ये जो पीछे समझ चुके हैं, इससे आपको वो पॉइंट समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखो, अटक पर मराठों का झंडा लहराया। अटक आज के पाकिस्तान में है। नजीब खान रुहेलों का सरदार था, पठानों का सरदार था। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था और नजीब खान के कहने पर अहमद शाह अब्दाली ने, जो कि अफ़गानिस्तान का था, उसने भारत पर दोबारा आक्रमण किया और इस तरह से अहमद शाह अब्दाली का यह भारत पर 5वां आक्रमण था। उसने फिर से दिल्ली जीत ली, बड़ी लूटपाट की और वह फिर से लूटपाट करके वापस अफ़गानिस्तान को लौट गया। रघुनाथ राव और मल्हार राव फिर से उत्तर भारत में गए। उन्होंने दिल्ली को फिर से अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़ करके पंजाब को भी जीता। अब ये पंजाब कौन सा पंजाब है? जो पाकिस्तान और भारत दोनों में मिला के जो पंजाब फैला हुआ है, उस पूरे पंजाब को उन्होंने जीता। अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक तक पहुँच गए। अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा। देखो, यहाँ पे नक्शे में, अगर नक्शे में आप देखो तो ये आज का भारत है, उसकी सीमाएं हैं और ये है पाकिस्तान। देखो, यहाँ है मुल्तान, ये है लाहौर और यहाँ है अटक। अब देखिए, दिल्ली से उन्हें भगाना शुरू किया यहाँ से, और दिल्ली से उनके जो पठान जो सैनिक थे अहमद शाह अब्दाली के, उनको भगाते हुए मराठे कहाँ तक ले गए? अटक तक ले गए और अटक में उन्होंने अपने मराठों का झंडा भी फहराया, अटक को जीत लिया। अटक यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। मराठों ने यह अभियान अटक के आगे पेशावर तक चलाया, परंतु उसमें क्या हुआ, इन्होंने जीता तो, पेशावर तक जीत तो हासिल की, लेकिन जब वहाँ से मराठे लौटने लगे तो जिन प्रदेशों को इन्होंने जीता था उन प्रदेशों का ये उत्तम प्रबंध करने में सफल नहीं रहे। इसलिए जैसे ही वो वहाँ से लौटे, फिर से इन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अब्दाली के सैनिकों ने फिर से उन प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ पर हम लोग अपने इस वीडियो का पार्ट 1
ख़त्म करते हैं। और इसमें आगे के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए मैं इसका एक वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगी। आप सब उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और इस पार्ट को समझने का प्रयास करना।